हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं डकैती का शकुनी का पार्ट 3। इस तरह की मजेदार कहानियां आपको हमारी मेंबरशिप जोन पर भी मिलेंगी। स्टार रेस्टोरेंट उस भीड़ भरी सड़क के किनारे पर स्थित था। सड़क पर से सारा दिन ट्रैफिक निकलता रहता था। सड़क के किनारे पर लोग बाग पैदल ही आते जाते रहते थे। रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे ही खुल जाता था और रात 12 बजे तक चलता रहता था। 12 बजे बाद ही बंद होता। नाश्ता, लंच और डिनर लगातार चलता रहता था। सुबह 12 बजे तक नाश्ता समाप्त होता था तो लंच शुरू हो जाता था। लंच 4 बजे के आसपास समाप्त होता तो 7 बजे डिनर शुरू हो जाता था। दिन भर खाने वालों की भीड़ वहां लगी रहती थी। रेस्टोरेंट अच्छा चलता था। रेस्टोरेंट का मालिक कन्हैया लखानी था। 40 वर्ष का एक स्वस्थ इंसान था वो। चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूछे, सिर पर हमेशा ही उस तरह फिरवा कर रखता था और टोपी डाले रहता था। दाएं कान में एक नन्ही सी बाली रहती थी। शरीर पर सफेद कुर्ता पायजामा ही हर वक्त नजर आता था। रेस्टोरेंट में कुल मिलाकर 15 कर्मचारी थे जो कि हर वक्त काम में ही लगे दिखाई देते थे। कन्हैया लखानी हर वक्त छोटे से कैश काउंटर पर बैठा हुआ दिखता था। कहीं काम होता, जाना होता तो अपने विश्वासी कर्मचारी कुंदन को कैश पर बिठाकर जाता था। 4 सालों से उसका रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चल रहा था, जबकि हकीकत यह है कि कन्हैया लखानी कानून का फरार मुजरिम था। 7 साल पहले दबंगाई करते वक्त उसने और उसके साथियों ने 8 लोगों को एक साथ कत्ल कर दिया था और भागने से पहले ही पुलिस के हत्थे पहुंच गए थे। उसके बाद वह जेल पहुंचा। केस चला। 1.5 साल जेल में रहने के साथ केस भी चलता रहा, परंतु पुलिस गवाहों का इंतजाम नहीं कर पाई। हत्याओं के वक्त आंखों देखे गवाह शरीफ लोग थे और कोई भी इतना हिम्मती नहीं था कि ऐसे लोगों के खिलाफ गवाही दे सकता जिन्होंने 8 हत्याएं कर दी हो। इसी का फायदा उठाकर लखानी के वकील ने उसकी जमानत की अर्जी लगा दी। महीने भर बाद जमानत के आधार पर कन्हैया लखानी जेल से बाहर आ गया, परंतु लखानी जानता था कि वो बचने वाला नहीं है। पुलिस साबित करके रहेगी कि वो हत्यारा है। केस कितना भी कमजोर पड़ जाए, परंतु उसे कम से कम उम्र कैद तो होगी ही, जबकि लखानी जेल में सड़ना नहीं चाहता था। कन्हैया लखानी जमानत जंप कर गया, यानी कि वह फरार हो गया, लापता हो गया। पुलिस ने उसे काफी ढूंढा, परंतु वह हाथ नहीं लगा, तो साल भर बाद उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। लखानी जानता था कि अब पुलिस के हाथ नहीं पड़ना है। पड़ गया तो उम्र भर वह जेल से बाहर नहीं निकल सकेगा। उसने नोटों का जुगाड़ किया और शराफत से जिंदगी बिताने के लिए 6 साल पहले यह रेस्टोरेंट खरीद लिया था। इतना तो उसे समझ आ ही चुका था कि अब शराफत से जिंदगी बितानी होगी अगर जेल जाने से बचना हो तो। अपना हुलिया भी बदल लिया। चेहरे पर दाढ़ी मूछें रख ली थी, सिर गंजा करा कर रहता। इतने सालों से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और अब तो वो इस बात को भूलने भी लगा था कि वो एक भगोड़ा मुजरिम है। परंतु इस बात का ख्याल उसे कभी नहीं आया कि जब मुसीबत आती है तो वो बेआवाज, बेखटके, दबे पांव खामोशी से आकर गले पड़ जाती है। वो कहीं भी जा छिपे, कितने भी चेहरे बदल ले, मुसीबत अपने शिकार के गले तक पहुंच ही जाती है। और लखानी की मुसीबत बना एसीपी चंपानेरकर ने रेस्टोरेंट में कदम रखा और ठिठक कर निगाह हर तरफ मारी। भीड़ थी रेस्टोरेंट में। 25-30 लोग खाने में लगे हुए थे। 4 वेटर उन्हें सर्व करने में लगे हुए थे। चंपानेरकर उस छोटे से कैश काउंटर की ओर बढ़ा जिसके पास कुर्सी पर लखानी बैठा हुआ था। पास पहुंचकर चंपानेरकर ने कुछ दूर पड़ी कुर्सी खींची और वह कन्हैया लखानी के बराबर आ बैठा। लखानी ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखा और बोला, खाना खाना है तो फिर उधर बैठो, यहाँ मेरे पास क्यों बैठे हो? चंपानेरकर ने अपना आई कार्ड निकाला और उसे काउंटर पर रखते हुए क्या उठा, इसे देख। लखानी ने कार्ड देखकर जाना कि वो एसीपी है तो उसका दिल जोरों से धड़क उठा कि उससे वह चाहता क्या है। ओह, आप एक पुलिस वाले हैं? लखानी मुस्कुराकर कार्ड उसे देता हुआ मुस्कुराया। आप तो मालिक हैं, कहीं भी बैठ जाइए, कहिए क्या लेंगे खाने में, वहीं पर मैं आपके लिए टेबल लगवा देता हूँ। पुलिस वालों का तो मैं खास ध्यान रखता हूँ। चंपानेरकर ने कार्ड जेब में रखा और बोला, नाम बता अपना। कन्हैया। पूरा नाम? बस कन्हैया ही है।
जमानत जम कर रखी है तूने? लखानी को अपने पांवों के नीचे से जमीन निकलती हुई सी महसूस हुई। चंपा नेरकर लखानी के चेहरे पर बदलते हुए भावों को देख रहा था। फिर उसने जेब से तस्वीर निकालकर उसके सामने रख दी। ये वो तस्वीर थी जब उसे 8 हत्याओं के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसकी थाने में तस्वीर खींची थी। उसके सिर पर बाल थे, चेहरा क्लीन शेव था, तब वो जवान जैसा दिखता था। लखानी ने हड़बड़ाकर चंपा नेरकर को देखा। चंपा नेरकर ने तस्वीर वापस जेब में रखी और बोला, नाम क्या है तेरा? कन्हैया लखानी। जमानत जम करके तूने सोचा कि तू कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा? 8 हत्याओं का जुर्म तेरे सिर पर है। लखानी ने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, साहब जी कसम से अब मैं शराफत भरी अपनी जिंदगी बिता रहा हूं। यह सबूत के तौर पर देख लीजिए, रेस्टोरेंट चला रहा हूं मैं देख रहा हूं कि एक भगोड़ा कितने मजे से अपनी जिंदगी बिता रहा है और नोट कूट रहा है। चंपा नेरकर मुस्कुराया। लखानी का चेहरा फक्क था। बोल क्या करूं तेरा? मुझे छोड़ दीजिए साहब जी, मैं कीमत भारी चुकानी होगी। मैं चुका दूंगा, सब कुछ दूंगा। मैं तेरे शरीर पर पड़े हुए ये कपड़े भी उतरवा लूंगा जो कि तेरे को मंजूर नहीं होगा। मुझे यह भी मंजूर होगा, लखानी ने जल्दी से कहा। तू कानून से जरूर बच जाएगा परंतु फक्कड़ हो जाएगा। चंपा नेरकर बोला, कानून का ही तो डर है मुझे। इस वक्त तू हाँ पे हाँ करता जा रहा है, जब देने को कहा तो तू तड़पेगा। लखानी ने चंपा नेरकर को देखा। तुझे जेल में ही पहुंचा देना ठीक होगा। तब क्या बात करते हो माई बाप? ऐसा कहकर क्यों मेरी जान निकाल रहे हो? लखानी तड़प उठा। मेरी बात सुनकर तेरी जान निकलती है? हाँ, जब छोड़ने की कीमत मांगूंगा तो तेरी जान ज्यादा निकलेगी। नहीं निकलेगी। माल कितना इकट्ठा किया है अब तक? 30-40 लाख होगा। वो सब मेरे को दे दूंगा। फौरन ही सिर हिला उठा लखानी। यह रेस्टोरेंट? क्या यह रेस्टोरेंट? अब लखानी ने सूखे होठों पर अपनी जीभ फेर कर उसे देखा। जिसके नाम कहूं उसके नाम कर देना और तू हाथ झाड़कर यहां से चला जा। लखानी का चेहरा उतर गया। क्या हुआ? ये रेस्टोरेंट वाली बात तो गलत है। मैंने तो यह पहले ही कहा था कि मैं तेरे कपड़े भी उतरवा लूंगा। नहीं मन मानता तो कोई बात नहीं, जेल चलने की तैयारी कर ले। ये आप क्या कह रहे हो माई बाप? लखानी परेशान सा क्या उठा। मैं यह रेस्टोरेंट भी दे दूंगा। कल देवेंद्र नागर नाम का आदमी तेरे पास आएगा, रेस्टोरेंट उसके नाम कर देना कोर्ट जाकर। लखानी ने सिर हिला दिया। चल उठ। उठ क्यों? अब तूने यहां बैठकर करना क्या है? सारा माल तो अब पराया हो गया। पल्ले जो 30-40 लाख रुपया है वो भी तू मुझे दे दे। एक ही जगह रखा है या फिर अलग अलग जगह पर? चंपा नेरकर ने पूछा। अलग अलग जगह पर? इसका मतलब कि मुझे सारा दिन आज तेरे साथ ही बर्बाद करना होगा। चल कोई बात नहीं, उठ, नोट इकट्ठे करने जाना है। शाम 7:30 बजे कन्हैया लखानी लूटा पीटा सा रेस्टोरेंट में पहुंचा। उसकी गैर मौजूदगी में भी काम सुचारू रूप से ही चल रहा था। कुंदन कैश काउंटर के पीछे बैठा हुआ था। लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए खाना खा रहे थे। कुंदन उसके चेहरे के भाव देखकर खड़ा होते क्या उठा। तबीयत तो ठीक है ना साहब जी? हाँ, लखानी ने कुंदन को देखा। कल मैं यहां से जा रहा हूं। क्या मतलब? कुंदन कुछ समझा नहीं। मैंने यह रेस्टोरेंट बेच दिया है, कल कागज हो जाएंगे। लखानी व्याकुल स्वर में क्या उठा। ये आप क्या कह रहे? रेस्टोरेंट बेच दिया? कुंदन अवाक रह गया ये सुनकर। किसी का उधार देना था, बेचना पड़ा यह रेस्टोरेंट। ओह, यह आपने क्या किया? कुंदन परेशान सा बोला। रेस्टोरेंट कल से चलेगा या फिर यह बंद हो जाएगा? पता नहीं, पर मैं कल यहां से चला जाऊंगा। अभी यह बात तुम किसी को भी बताना नहीं। कल मेरे जाने के बाद ही बताना। लखानी खुद को बर्बाद हुआ सा महसूस कर रहा था। उसके पास 35 लाख रुपए नगद थे जो कि चंपा नेरकर ने ले लिए थे। अब एक फूटी कौड़ी भी उसके पास नहीं रही थी। रेस्टोरेंट भी कल किसी देवेंद्र नागर के नाम करना था। आजाद रहने और कानून के शिकंजे से दूर रहने की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। सबसे ज्यादा तो वो इस बात से परेशान था कि अब वो क्या करेगा, जिंदगी कैसे चलेगी। कोई भी गैर कानूनी काम करने का उसका मन नहीं मान रहा था कि अगर पकड़ा गया तो पिछले केस भी खुल जाएंगे। उसने तो बहुत ही सावधानी बरती थी कि कोई उसे पहचान ना पाए, परंतु चंपा नेरकर ने उसे कैसे पहचान लिया ये उसकी समझ से बाहर ही था। जबकि हकीकत ये थी कि एसीपी चंपा नेरकर को उसके बारे में देवराज चौहान ने बताया था, लेकिन देवराज चौहान तो अभी तक लखानी के सपने में भी नहीं आया था। अगले दिन 9:30 बजे एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा और अपना नाम उसने देवेंद्र नागर बताया। उसके साथ 2 और लोग भी थे।
बुझे मन से लखानी ने रेस्टोरेंट की खरीद फरोख्त के पुराने कागज उसे सौंपे और उसके साथ कोर्ट जाकर रेस्टोरेंट उसके नाम कर दिया। इस काम से फुर्सत पाने में उसे दोपहर का 1 बज गया। देवेंद्र नागर लखानी से बोला, अब आपको वापस रेस्टोरेंट जाना होगा। वहां क्यों? लखानी ने उसे देखा। एसीपी साहब वहां आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। लखानी रेस्टोरेंट पहुंचा। वो सोच रहा था कि अब वह एसीपी उससे चाहता क्या है। कुंदन काउंटर के पीछे कुर्सी पर बैठा था। उसने गंभीर निगाहों से लखानी को देखा। कागज हो गए कुंदन, वो बोला। कुंदन के चेहरे पर अफसोस के भाव उभरे। उसने एक टेबल की तरफ इशारा किया। लखानी ने टेबल की तरफ देखा तो वहां चंपा नेरकर को बैठे हुए पाया। लखानी वहां पहुंचा और कुर्सी पर बैठा। चंपा नेरकर ने उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहा, अब तुम आजाद हो, तुम कानून से बचे रहोगे और मजे से जिंदगी बिताओ। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? पुलिस वालों का काम है ये, तुम्हारा सवाल बेकार है। तो अब तुम बिल्कुल ही खाली हो गए हो, क्या करोगे अब तुम? सोचा नहीं। शादी भी नहीं कर रखी तुमने? नहीं, लखानी नाराजगी भरे हुए स्वर में बोला, तुमने मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं रखा। ख्याल रखा है तभी तो इस वक्त तुम आजाद बैठे हो, वरना इस वक्त तुम जेल में होते। लखानी ने गुस्से से अपना मुंह घुमा लिया। चंपा नेरकर होठों पर मुस्कान बिखेरे उसे देखता रहा। लखानी ने चेहरा सीधा किया और बोला, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है कि तुम अब खाली हो गए हो, काम धंधा है नहीं, पैसा है नहीं। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा कुछ भलाई कर दूं। कुछ पैसा देना चाहते हो मुझे? चंपा नेरकर ने एक कागज पर लिखा फोन नंबर उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? लखानी ने कागज पर लिखे फोन नंबर पर एक नजर मारी। ये नंबर मिला ना, तुम्हें काम मिल जाएगा, तुम फिर से पैसे वाले बन जाओगे। तुम पर मेहरबानी की है मैंने तुम्हें यह नंबर देकर। लखानी की निगाह पुनः कागज पर लिखे हुए नंबर पर घूमी। गैर कानूनी काम? पैसे वाला तुरंत बनने के लिए गैर कानूनी काम करना जरूरी होता है। मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। अगर पकड़ा गया तो मेरे पिछले केस भी खुल जाएंगे। लखानी गंभीर स्वर में बोला, तेरा रेस्टोरेंट और कैश मिलाकर 1 करोड़ से कहीं कम था, तो इस नंबर का इस्तेमाल करके तू चुटकियों में ही करोड़ों रुपए कमा लेगा। लखानी ने गहरी निगाहों से चंपा नेरकर को देखा। पहले तूने मुझे कंगाल कर दिया, अब मेरी चिंता हो रही है तुझे। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर सही है, मर्जी तेरी, चाहे तो ये कागज फाड़ दे। परंतु लखानी ने कागज फाड़ा नहीं, अपनी जेब में रख लिया। किसका नंबर है ये? देवराज चौहान का। कौन देवराज चौहान? डकैती मास्टर। ओह, लखानी संभला, वो तो बहुत ही बड़ा डकैती मास्टर है। मेरा नाम लेना, वो तेरे को काम दे देगा, चंपा नेरकर ने शांत स्वर में कहा। लखानी के चेहरे पर सोचे नाच रही थी। मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। तू करेगा? नहीं करूंगा। ताजी ताजी चोट है, इसलिए अभी तुझे चोट का एहसास नहीं हो रहा है। 2 दिन बिता ले, तब दर्द होगा तो पता चलेगा। चंपा नेरकर ने तीखे स्वर में कहा, बस यही बात करनी थी। जा मजे कर, तेरे मेरे रास्ते अब अलग हुए। बर्बाद कर दिया कमीने, मुझे पूरा खाली कर दिया। लखानी उबलते हुए गुस्से से बोला, दे ले गाली, तुझे पूरा हक है, बुरा नहीं मानूंगा। लखानी पलटकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलता चला गया। वहीं बैठे हुए चंपा नेरकर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और देवराज चौहान का नंबर मिलाया। लखानी अभी अभी बाहर निकला है। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। वो पैदल ही है, मैं उसके पीछे हूं। मैंने उसे कंगाल कर दिया वाडेकर की तरह। अच्छा किया, मेरा काम खत्म। तूने जो भी कहा था मैंने कर दिया। अब मेरा 1 करोड़ दे। वाडेकर से तूने करोड़ों कमाया है मेरी वजह से। तुझे मैंने उसके बारे में बताया? क्या मैं यह समझूं कि तू बेईमान हो गया है? चंपा नेरकर ने तीखे स्वर में कहा। लखानी से कितना माल झटका? 70-80 लाख। अभी भी तेरे नोटों की भूख खत्म नहीं हुई जो मुझसे भी मांग रहा है। हमें यही सौदा तय हुआ था, तू 1 करोड़ मेरे को दे दे। नाम क्या है मेरा? देवराज चौहान की आवाज में तीखापन उभर आया। एसीपी चंपा नेरकर सतर्क हुआ। बोल। देवराज चौहान, डकैती मास्टर। तो तू क्या चाहता है? तेरे को साफ कर दूं? मरना चाहता है क्या तू? चंपा नेरकर कुछ ना बोला, बस होठ भींच लिए। अपने मोबाइल से मेरा नंबर डिलीट कर और 1 करोड़ को भूल जा। देवराज चौहान की स्पष्ट गुर्राहट कानों में पड़ी। समझ गया, चंपा नेरकर ने गंभीर स्वर में कहा। तूने लखानी को मेरा फोन नंबर दे दिया? उधर से पूछा देवराज चौहान ने। दे दिया। वह मुझे फोन करेगा? 1-2 दिन नहीं करेगा, उसके बाद जरूर करेगा। अभी उसे डर है कि गैर कानूनी काम करके फंसेगा तो पिछले मामले भी खुल जाएंगे और फिर वह कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मेरा नमस्कार ले और दोबारा मुझे फोन मत करना, उधर से देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया।
चंपा नेरकर ने फोन कान से हटाया और कड़वे स्वर में बड़बड़ा उठा, हराम ज्यादा, 1 करोड़ डकार गया। वैसे तो ढोल पीटता रहता है कि मैं जो भी वादा करता हूँ उसे पूरा करता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये सौदा घाटे का नहीं रहा। इस मामले में पड़कर मैंने करोड़ों कमा लिए हैं। कन्हैया लखानी बहुत ही परेशान था, एकदम अर्श से फर्श पर आ गया था। कल तक तो वो एक रेस्टोरेंट का अकेला मालिक था। 30-35 लाख रुपए पल्ले था, जो कि एसीपी चंपा नेरकर ने झटक लिया था और उसकी जिंदगी में ग्रहण बनकर आया था वो, और उसे बर्बाद कर कर फुटपाथ पर फेंक गया। जेब में अब सिर्फ 3,000 ही पड़े थे और आगे की सारी जिंदगी पड़ी थी। रेस्टोरेंट के एक कोने में कमरा डाल रखा था और वहीं रहता था, वो सब गया। रहने को अब कोई भी ठिकाना नहीं। लखानी ने एक घटिया से होटल में पहुंचकर एक कमरा लिया। कमरे का रोज का किराया 200 रुपए था, परंतु उसके बाद क्या होगा? 3,000 रुपए तो कंजूसी से चला भी लिया तो भी सप्ताह भर से ज्यादा नहीं टिकेगा 3,000। हर तरफ से अब उसे सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। चंपा नेरकर का चेहरा रह रहकर उसकी आंखों के सामने आ जाता था। लखानी बड़ा पंगा खड़ा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह चंपा नेरकर की हर बात शराफत से मानता चला गया था। मन में अब सिर्फ यही था कि कानून, जेल, पुलिस के चक्कर में ना फंसे। लखानी को कागज पर लिखे फोन नंबर का ध्यान आया। वो कागज निकाल कर देखा, ये नंबर डकैती मास्टर देवराज चौहान का था। चंपा नेरकर ने ही बताया था। कोई और वक्त होता तो देवराज चौहान के साथ काम करके वो खुश होता, परंतु वो एक भगोड़ा था और सबसे ज्यादा उसे इसी बात का डर था कि एक बार वह अगर पुलिस के हत्थे लग गया तो गुजरे जमाने की 8 हत्याओं के मामले भी खुल जाएंगे। फिर वो जेल से बाहर आकर कभी भी खुला आसमान नहीं देख पाएगा और जेल में ही मर खप जाएगा। परंतु अब वह अपनी जिंदगी कैसे चलाएगा ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो दिन क्या, अगला दिन भी बीत गया। लखानी उसी सड़े से होटल में पड़ा रहा, सोचता रहा। होटल के पास ही एक शराब की दुकान थी, वहां से रात को वह बोतल ले आया था। शाम से उस आधी बोतल को भी खत्म कर रहा था धीरे धीरे। इस वक्त रात के 9 बजे हैं। लखानी की आंखें नींद से भारी हो रही थी। अब उसके मन में विचार भी बदल रहे थे। सोच रहा था कि एक बार उसे देवराज चौहान से बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। देखे तो सही कि वो क्या कहता है, क्योंकि लखानी अब तक बहुत से काम करने की सोच चुका था, परंतु पास में पैसा नहीं था तो वह कुछ भी काम कैसे करेगा। हर बार यही समस्या सामने आ रही थी। पैसा होता तो वह फिर से अपने पांव जमा सकता था, परंतु ये उसने सोच लिया था कि अब वह मुंबई में रहेगा ही नहीं, यहाँ फंस सकता है, कहीं दूर चला जाएगा। लखानी ने गिलास समाप्त किया और चंपा नेरकर का दिया फोन नंबर लिखा कागज निकाला, उसे देखा, फिर मोबाइल उठाकर उस नंबर को मिलाने के पश्चात फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो, एकाएक देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। कौन बोल रहा है? लखानी की आवाज में नशे की भरभराहट थी। तुम्हें किससे बात करनी है? देवराज चौहान से बोल रहा हूं। तुम डकैती मास्टर देवराज चौहान हो? हाँ। तुम एसीपी चंपा नेरकर को जानते हो? अच्छी तरह से। उसने मुझे तुम्हारा फोन नंबर दिया है। मेरा नाम कन्हैया लखानी है। वो एसीपी तो बहुत ही घटिया बंदा है। काम की बात करो। उसने मुझे खाली कर दिया है और मुझे अब तुम्हारा नंबर दिया है, अगर मैं पैसे कमाना चाहूं तो। तुम्हें देखने समझने के बाद ही मैं कोई फैसला ले सकूंगा कि तुम मेरे काम के लायक हो भी या नहीं। लायक हूं, क्योंकि मैं खुद को जानता हूं। कल मिलना मुझसे, तब बात करेंगे। कहाँ मिलोगे? तुम अपना ठिकाना बताओ, मैं आता हूं। लखानी ने उस टूटे फूटे होटल का पता बताकर कहा, मैं पुलिस के हाथों में नहीं पड़ना चाहता। डरते हो? मैं एक भगोड़ा हूं। यदि मैं पकड़ा गया तो पहले की 8 हत्याओं के केस भी खुल जाएंगे और मेरी खैर नहीं होगी। तब मेरे काम में पुलिस की कोई गुंजाइश नहीं है। पक्का कहते हो? पक्का वादा है कि जब तक तुम मेरे साथ रहकर काम करोगे पुलिस बीच में नहीं आएगी। बस यही मैं चाहता हूँ। चंपा नेरकर कहता था कि तुम्हारे साथ रहकर मैं करोड़ों रुपए कमा लूंगा, उससे भी ज्यादा। कल आऊंगा, उसके बाद ही कोई फैसला लूंगा। उधर से कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया था। कान से फोन हटाकर वह नशे भरे स्वर में बड़बड़ा उठा, बंदा तो ठीक लगता है। अगले दिन दोपहर का 1 बज रहा था। लखानी होटल में ही था कि तभी कमरे के दरवाजे पर थपथपाहट हुई। लखानी ने उठकर दरवाजा खोला। इस वक्त वो नहाया धोया हुआ था, कपड़े मेले ही थे उसके शरीर पर। दरवाजा खोलने पर सामने देवराज चौहान को खड़े हुए पाया, परंतु लखानी उसे चेहरे से नहीं पहचानता था। क्या चाहिए? लखानी ने पूछा।
देवराज चौहान। देवराज चौहान ने बेहद शांत स्वर में कहा, ओह, मैंने पहचाना नहीं था। लखानी पीछे हटता हुआ क्या उठा, आओ। देवराज चौहान कमरे में आया। लखानी ने दरवाजा बंद किया और उसने देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखा। क्या देख रहे हो? देवराज चौहान ने पूछा। यकीन नहीं आ रहा कि डकैती मास्टर देवराज चौहान मेरे सामने ही खड़ा हुआ है इस वक्त। देवराज चौहान मुस्कुराया और वह एक पुरानी सी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। बैठ जाओ। लखानी एक चारपाई के कोने में बैठ गया। बहुत गंदे होटल में ठहरे हुए हो। पैसा नहीं है, लखानी ने बहुत ही गुस्से से कहा। सारा चंपा नेरकर ने ले लिया। वो घटिया इंसान तुम्हारा दोस्त है। कारोबारी रिश्ते हैं उससे, देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। वो तो कारोबारी रिश्तों के लायक भी नहीं है। तुम उससे मेरा पैसा मुझे वापस दिलवा सकते हो? नहीं, मैं उसके कामों में कोई दखल अंदाजी नहीं करता। लखानी कुछ ना कह सका। तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो? चंपा नेरकर ने कहा था कि उसके नाम पर देवराज चौहान मुझे काम देगा और मैं तगड़ा पैसा बना लूंगा। चंपा नेरकर ने तुम्हें किस वजह से घेरा? कई साल पहले मैंने जमानत जम की थी और मैं वेश बदलकर एक रेस्टोरेंट चलाने लगा था। मैं सुरक्षित था और अब मैं यह बात भी भूलने लगा था कि मैं कानून का एक भगोड़ा कैदी हूं। परंतु चंपा नेरकर जाने कैसे मुझ तक पहुंच गया। मुझे छोड़ने की एवज में उसने रेस्टोरेंट अपने किसी आदमी के नाम करवा लिया और पल्ले का 30-35 लाख भी झटक लिया। मैं भिखारी बन गया। देवराज चौहान ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। अपने बारे में बताओ कि तुमने क्या क्या किया है आज तक। लखानी बताता चला गया। देवराज चौहान शांति से सुनता रहा। 15 मिनट बाद जब लखानी खामोश हुआ तो देवराज चौहान ने कहा, ठीक है, तुम्हें मैं काम दे सकता। मैं पुलिस के हाथों में नहीं फंसना चाहता। लखानी बेचैनी से क्या उठा। मैंने रात भी तुम्हें फोन पर कहा था कि जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तब तक की मेरी गारंटी है कि पुलिस तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। मेरे से अलग होने के बाद तुम्हें अपना बचाव खुद करना होगा। देवराज चौहान ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नहीं, काम खत्म होते ही मैं सबसे अलग हो जाता हूँ और जब दोबारा जरूरत पड़ती है तो नए लोग इकट्ठे कर लेता हूँ। तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी डकैतियां डाली है। देवराज चौहान ने लखानी की आंखों में झांका, फिर क्या उठा। मेरे बारे में ज्यादा सोचोगे तो नुकसान ही होगा। अपने बारे में, अपने फायदे के बारे में सोचो। लखानी ने शराफत से सिर हिला दिया। पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। टेस्ट? हाँ, मैं एक बहुत बड़ी डकैती करने जा रहा हूँ। उसके लिए मैंने 2 और काबिल लोग ढूंढ निकाले हैं। तुम तीनों का ही मैं टेस्ट लूंगा, 2-3 छोटे मोटे काम लेकर, ताकि देख सकूं कि तुम में काम करने का हौसला है कि नहीं। मुझ में हौसला है, पता चल जाएगा। अगर टेस्ट में पास रहे तो हम उस बड़ी डकैती को अंजाम देंगे। जो असफल रहा, काम से हिस्सा देकर बाहर कर दिया जाएगा। देवराज चौहान बोला। डकैती कहाँ करनी है? लखानी ने पूछा। तुम फिर बेकार के सवालों में उलझ रहे हो। लखानी चुप हो गया। टेस्ट में पास होकर दिखाओ, बाकी बातें उसके बाद होंगी। मैं तैयार हूं। कब से शुरू होगा टेस्ट? परसों से। देवराज चौहान ने कहा, परंतु आज शाम हम लोगों की मीटिंग होगी। मीटिंग में मेरे साथ जगमोहन के अलावा तुम होंगे और परेरा वाडेकर नाम के 2 लोग होंगे। ये मीटिंग सिर्फ एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए ही होगी। मैं शाम को तुम्हें फोन पर बता दूंगा कि कहां पर पहुंचना है। मेरे साथ काम करके तुम करोड़ों रुपए आसानी से कमा लोगे। अगर तुम डकैती के लिए चुन लिए गए तो एक ही झटके में इतनी दौलत कमा लोगे कि सारी जिंदगी राजा बनकर रहोगे। इस तरह देवराज चौहान ने परेरा, वाडेकर और लखानी को अपने काम में लिया था। वो जानता था कि ये तीनों ही शातिर और काम के आदमी हैं। टेस्ट के बहाने वो इनके हाथ पांव रवा कर देना चाहता था। उसके ख्याल से जो कि अब हो गए थे। बैंक लूट लिया गया था और हीरा भाई नंद किशोर ज्वेलरी शोरूम पर करोड़ों की डकैती की थी। फिर देवराज चौहान, फिर डकैती। एसीपी कामेश्वर ने गुस्से में कहा, कल बैंक में 2.25 करोड़ की डकैती की और आज हीरा भाई नंद किशोर ज्वेलर्स के यहाँ 25 से 30 करोड़ की डकैती। हद हो गई। देवराज चौहान इतनी तेजी से डकैतियां करता है और अभी तक आजाद है। मुझे तो समझ नहीं आता कि वानखेड़े आखिर देवराज चौहान के मामले में करता क्या रहा। उसे पकड़ा क्यों नहीं? शाम के 6 बज रहे थे। एसीपी कामेश्वर, इंस्पेक्टर विजय दामोलकर और 15 अन्य पुलिस वालों के साथ हीरा भाई नंद किशोर के ज्वेलरी शोरूम पर तफ्तीश करके लौटा था। खबर मिलते ही उसे भी जाना पड़ा था,
क्योंकि नंद किशोर ने फोन पर खबर देते हुए कहा था कि उसके यहाँ डकैती करने वाला देवराज चौहान था। अखबार में छपी देवराज चौहान की तस्वीर से उसने उसे पहचाना और उसने खुद अपने मुंह से भी स्वीकारा कि वो डकैती मास्टर देवराज चौहान ही है। उसके बाद तो एसीपी कामेश्वर सारा दिन व्यस्त ही रहा। इंस्पेक्टर विनय दामोलकर शोरूम के अन्य लोगों के बयान दर्ज करता रहा। अब अपने ऑफिस में पहुंचकर हीराबाई नंद किशोर के शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो उसमें देवराज चौहान और जगमोहन को स्पष्ट पहचाना गया। बाकी के 3 लोग वही थे जो कल बैंक लूटने के दौरान देवराज चौहान के साथ थे। ये सब देखने के बाद एसीपी कामेश्वर गुस्से से कह उठा था, मैं पूछता हूं कि वानखेड़े ने आज तक देवराज चौहान को शूट क्यों नहीं किया। इंस्पेक्टर विनय दामोलकर के चेहरे पर थकावट और गंभीरता के भाव थे। इसका जवाब तो वानखेड़े साहब ही दे सकते हैं और वो नेपाल गए हुए हैं, दामोलकर ने कहा। एसीपी कामेश्वर ने होठ बीछे और दामोलकर को देखा। लगता है देवराज चौहान और उसके साथियों को पकड़ने की हमारी कोशिशें काफी कम है, कामेश्वर बोला। यह बात नहीं है सर। तो क्या बात है दामोलकर? हमारी कोशिशें पर्याप्त है सर। कल से हमने जगह जगह पुलिस बैरियर लगा रखे हैं। पुलिस वालों के पास उन सबकी तस्वीरें हैं और सब गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। आज के तमाम अखबारों में सबकी तस्वीरें छपी है, वो बच नहीं। इसके बावजूद भी आज उन सब ने ज्वेलरी शोरूम लूट लिया, कामेश्वर गुर्राया। दामोलकर कुछ कह ना सका। वो सड़कों पर आजाद घूमते रहे और पुलिस उन्हें पहचान भी नहीं पाई, पकड़ नहीं पाई। सर, उन्होंने ऐसे रास्तों का इस्तेमाल किया जहां पुलिस सामने ना हो। मतलब कि हमारा इंतजाम पर्याप्त नहीं है। सर, हम पुलिस वाले हर जगह पर हर समय मौजूद नहीं रह सकते, दामोलकर ने धीमे स्वर में कहा। कामेश्वर ने एक लंबी सांस ली। वह कुछ पलों के लिए खामोश ही रहा। वह ऑफिस में टहलने लगा। इंस्पेक्टर विनय दामोलकर शांत खड़ा था। हमें हर हाल में देवराज चौहान को पकड़ना है दामोलकर, कामेश्वर ठिठक कर बोला। यस सर। मुखबिर हर तरफ फैला रखे हैं। पूरी तरह सर। सब इंस्पेक्टर चांदेकर यह काम संभाल रहा है। चांदेकर ने अभी तक कोई खबर नहीं दी। कुछ पता लगते ही वो तुरंत खबर। तभी दरवाजा खोला और एसीपी चंपा नेरकर ने भीतर कदम रखा। दोनों की निगाहें उस तरफ उठी। हेलो कामेश्वर, चंपा नेरकर ने शांत स्वर में कहा। पता चला कि तुम देवराज चौहान को पकड़ने जा रहे हो? मैं कोशिश कर रहा हूं, कामेश्वर ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने अखबारों में देवराज चौहान, जगमोहन और उनके 3 साथियों की तस्वीरें देखी। कल उन्होंने बैंक लूटा और पता चला कि आज ज्वेलरी शॉप भी लूट ली। करोड़ों का माल लूटा। देवराज चौहान तो बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। 25 से 30 करोड़ का माल लूटा आज, कामेश्वर ने कहा। यह अच्छा रहा कि इन दोनों कामों में उन्होंने कोई हत्या नहीं की, चंपा नेरकर ने कहा। देवराज चौहान के काम करने का ढंग ये है कि वो काम के दौरान हत्या नहीं करता, कामेश्वर ने कहा। जो 3 उसके साथ साथी है उनके बारे में कुछ पता चला? अभी तो कुछ पता नहीं चला, मुखबिर छोड़ रखे हैं। उनमें से 2 के बारे में जानकारी है मुझे। क्या? कामेश्वर चौंका। कौन है वो? एक राजू वाडेकर है और दूसरा कन्हैया लखानी। अखबार में छपी तस्वीरें देखी तो पहचाना। राजू वाडेकर ड्रग्स का धंधा करने वाला पुराना मुजरिम है। कुछ दिन पहले ही मैंने इस धंधे में उसके पांव उखाड़ दिए थे, भगा दिया था उससे। परंतु अब उसे देवराज चौहान के साथ काम करता हुआ देखकर हैरानी हुई, चंपा नेरकर ने शांत स्वर में कहा। और दूसरा? कामेश्वर की निगाह चंपा नेरकर पर थी। कन्हैया लखानी नाम है उसका। कुछ साल पहले उसने 8 हत्याएं की थी। केस चल रहा था। जमानत पर बाहर आया तो वह गायब हो गया। अब सालों बाद उसे देवराज चौहान के साथी के रूप में काम करते हुए देखा। और तीसरा? उसे नहीं जानता, एसीपी चंपा नेरकर बोला। देवराज चौहान को पकड़ लोगे तो मुझे खुशी होगी। मेरी सलाह है कि उसे गिरफ्तार करने की अपेक्षा शूट ही कर दो। बाकी जो भी तुम ठीक समझो। मैं चलता हूं। एसीपी चंपा नेरकर बाहर निकल गया। दामोलकर, कामेश्वर बोला। राजू वाडेकर और कन्हैया लखानी के बारे में पता करो। पुलिस का रिकॉर्ड चेक करो। उनकी पुरानी तस्वीरें होंगी। सब कुछ देखो और मुझे रिपोर्ट दो। यस सर, विनय दामोलकर ने कहा और वह बाहर निकल गया। एसीपी कामेश्वर के चेहरे पर सोचे नाच रही थी। वह पुनः टहलने लगा। तभी टेबल पर पड़े फोन की बेल बज उठी। कामेश्वर ठिठका। उसने आगे बढ़कर फोन का रिसीवर उठाया। हेलो सर, मैं सब इंस्पेक्टर चांदेकर। कहो चांदेकर, कोई खबर? यस सर, उन तीनों के ही बारे में खबरें मिल गई है। एक का नाम राजू वाडेकर है, दूसरा जान अंताओ परेरा और तीसरा कन्हैया लखानी है। ये कहाँ रहते हैं, क्या करते? सब जानकारी है मेरे पास सर, उधर से चांदेकर कहता चला गया।
राजू वाडेकर सालों से लोअर परेल में ड्रग्स का काम करता है, खतरनाक है ये। परंतु एसीपी चंपानेरकर साहब कुछ दिन पहले उसके पीछे पड़ गए थे और इसको पूरी तरह से धंधे से उखाड़ दिया। बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई वाडेकर की। कुछ अंदर की खबर है सर, बताऊं क्या? बोलो। वो खबर एसीपी चंपानेरकर के बारे में है, तुम बोलो। मुखबिर से पता चला कि एसीपी चंपानेरकर साहब ने 8-10 दिन पहले ही राजू वाडेकर से करोड़ों रुपया लेकर उसे जाने दिया, गिरफ्तार नहीं किया। सब इंस्पेक्टर चांदेकर की आवाज कानों में पड़ी। सबूत है इस बात का? नहीं सर, परंतु खबर पक्की है। कामेश्वर ने सिर हिलाया। दूसरे के बारे में खबर दो। दूसरा जॉन अंताओ परेरा है सर। ये एक शातिर चोर है, परंतु पकड़ा कभी नहीं गया। खार में इसने प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस खोल रहा है दिखावे के लिए। 1 सप्ताह से उसका ऑफिस और फ्लैट बंद है। कहाँ है कोई खबर नहीं। तीसरा कन्हैया लखानी है, पुराना मुजरिम है, परंतु वह जमानत पर फरार हो गया था। इनके बारे में कोई खास खबर? अभी तो नहीं। हमें मालूम करना है कि ये लोग इस वक्त कहाँ पर है। ये तीनों अब देवराज चौहान के साथ काम कर रहे हैं। कल और आज की दोनों डकैतियां देवराज चौहान ने इन तीनों के साथ मिलकर ही डाली है। मुखबिर से कहो कि इनका ठिकाना पता करने की कोशिश करे। चांदेकर, बढ़िया काम करो। अगर हमने देवराज चौहान को पा लिया तो तुम्हारी तरक्की हो सकती है। ये सब बातें मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूं सर। एसीपी कामेश्वर ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर गंभीर सोचें नाच रही थी। इसी पल कामेश्वर का मोबाइल बजा। हेलो। कामेश्वर ने जेब से मोबाइल निकालकर बात की। शाम के 7 बज रहे हैं। सोचा कि आपको याद दिला दूं कि नेहा का जन्मदिन है और आते समय केक लाना है। पत्नी की आवाज कानों में पड़ी। याद है मुझे। इस वक्त कहां पर हैं आप? ऑफिस में। 7 बज रहे और आप ऑफिस में हैं? नेहा की सहेलियां भी आ चुकी है और केक का इंतजार। किसी के हाथ भिजवा दूं क्या? कामेश्वर ने एक गहरी सांस लेकर कहा। केक तो हम भी ला सकते हैं। आपसे केक मंगवाने का मतलब है कि आप भी घर पर आ जाएं। पत्नी की तीखी आवाज कानों में पड़ी। घर के लिए भी तो आपका कोई फर्ज है या नहीं? आता हूं। कितनी देर में पहुंचेंगे? 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, कहकर कामेश्वर ने मोबाइल बंद करके अपनी जेब में रखा कि तभी दामोलकर भीतर आया। सर, वो चांदेकर का फोन आया था, कामेश्वर ने कहा। उसने तीनों की पहचान कर ली है। तुम उससे बात कर लो। मुझे कहीं पर जाना पड़ रहा है। तुम इसी केस पर चांदेकर के साथ काम करो। खास बात हो तो तुम मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। वो लाल बत्ती लगी सफेद एम्बेसडर कार थी जो कि शहर की मशहूर पेस्ट्री शॉप के सामने जा रुकी। वर्दी पहने हुए एक कांस्टेबल उसे चला रहा था। पीछे वाली सीट पर एसीपी कामेश्वर मौजूद था और कार रुकते ही वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। शाम के 7:40 हो रहे थे। अंधेरा फैल रहा था। रोशनियां जगमगाने लगी थी। कामेश्वर अपनी बेटी नेहा के जन्मदिन का केक लेने के लिए पेस्ट्री शॉप में दाखिल हुआ। दुकान रोशनियों से जगमगा रही थी। काफी लोग थे भीतर। कामेश्वर केक लेने में व्यस्त हो गए। केक का ऑर्डर तो सुबह ही फोन पर दे दिया गया था। कैश काउंटर पर 3-4 लोगों की लाइन थी। कामेश्वर ने पेमेंट की और रसीद लेकर डिलीवरी लेने वाले काउंटर पर रसीद दी और वह अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। तभी कामेश्वर के कंधे पर किसी ने हाथ से थपथपाया। कामेश्वर सीधा हुआ और फौरन पलटकर पीछे देखा। पीछे जगमोहन खड़ा था, एकदम शांत और गंभीर। आप एसीपी कामेश्वर हैं? जगमोहन ने कहा। कामेश्वर ने फौरन ही अपना सिर हिलाया और वह सोचने लगा कि इसे कहाँ देखा है। मुझे आपसे बात करनी है, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूं। कहने के साथ ही जगमोहन पलटा और बाहर की तरफ बढ़ गया। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, कामेश्वर कह उठा। परंतु जगमोहन नहीं रुका और बाहर निकलता चला गया। सर, आपका केक। कामेश्वर फौरन पलटा। बड़े से लिफाफे को उसकी तरफ बढ़ाया जा रहा था। कामेश्वर ने केक का लिफाफा पकड़ा और थैंक्स कहता बाहर की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलकर ठिठका सामने ही जगमोहन खड़ा था। वो उसके पास पहुंचा। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, एसीपी कामेश्वर क्या उठा। जगमोहन मुस्कुराया, फिर वह क्या उठा। आज अखबार में मेरी तस्वीर छपी है। चिहुक पड़ा एसीपी कामेश्वर। जगमोहन, उसके होठों से निकला। हाँ। एसीपी कामेश्वर ठगासा खड़ा उसे ही देखता रहा कि तभी जैसे उसे होश आया। केक का लिफाफा नीचे रखा और फुर्ती के साथ बगल में रखी होल्स्टर में से रिवॉल्वर निकालकर जगमोहन पर तान दी। जगमोहन शांत सा खड़ा कामेश्वर को देखता रहा।
बहुत आतंक मचा लिया तुम दोनों ने 2 दिनों में। एसीपी कामेश्वर गुर्रा, अब तुम बच नहीं सकते। अच्छा हुआ जो तुम खुद ही मेरे पास आ गए, वरना तुम तक पहुंचने में मुझे कई दिन लग जाते। जगमोहन शांत ही रहा। यह देखकर कार चलाने वाला हवलदार भी पास आ पहुंचा। सर, हवलदार बोला, मुझे ऑर्डर दीजिए सर। कहने के साथ ही उसने नीचे पड़ा केक का लिफाफा उठा लिया। यह कोई चालाकी करे तो इसे शूट कर देना, कामेश्वर ने शब्दों को चबाकर कहा। हवलदार ने फौरन ही कमर पर लटके होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। कार में हथकड़ी पड़ी है। कामेश्वर जगमोहन पर रिवॉल्वर तानते हुए हवलदार से बोला, वो लाओ। जी। हवलदार फौरन ही कार की तरफ पलट गया। एसीपी कामेश्वर, जगमोहन ने कहा, मैं तुमसे बात करने आया था। बात करेंगे, आराम से बात करेंगे मिस्टर जगमोहन। खुद को सरकारी मेहमान ही समझो और अभी हेडक्वार्टर चलो, वहां तुम्हारी मेहमान नवाजी भी होगी और तुमसे पूछताछ भी होगी। और अब हमने बातें ही करनी है, एसीपी कामेश्वर ने कठोर स्वर में कहा। हम हेडक्वार्टर चल रहे हैं, तुम अकेले हो? देवराज चौहान कहाँ है? जगमोहन के चेहरे पर सख्ती उभरी। मैं तुमसे बात करने। पुलिस और मुजरिम के बीच सड़कों पर बातें नहीं हुआ करती, जहां बातें होती है अब हम वहीं पर। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? जगमोहन गुस्से में भर उठा। तभी हवलदार हथकड़ी ले आया। उसके दूसरे हाथ में रिवॉल्वर थी। अब तक कुछ लोग भी आसपास इकट्ठे होने लगे थे, परंतु रिवॉल्वरें देखकर वो कुछ पीछे थे। सर, हथकड़ी पहना दो इसे। कामेश्वर रिवॉल्वर थामे हुए सतर्क स्वर में कह उठा। हवलदार ने रिवॉल्वर अपनी जेब में रखी और वह हथकड़ी थामे हुए जगमोहन के पास पहुंचकर बोला, अपने दोनों हाथ आगे करो। जगमोहन ने हवलदार को घूरा। आगे करो, तुम बच नहीं सकते। सर के हाथों में रिवॉल्वर दिख रही है ना, गोली मार देंगे तुम्हें। जगमोहन ने हवलदार की छाती पर हाथ रखकर उसे पीछे किया और कठोर स्वर में बोला, अब तुम मेरे पास मत आना। हवलदार ने सक पकाकर एसीपी कामेश्वर को देखा। कामेश्वर का चेहरा गुस्से से भरा दिखा। मेरी बात सुनो एसीपी, तुम रिवॉल्वर निकालो, कामेश्वर ने हवलदार से कहा। हवलदार ने तुरंत ही रिवॉल्वर निकालकर जगमोहन पर तान दी। कामेश्वर ने अपनी रिवॉल्वर वापस रखी और आगे बढ़कर हवलदार से रिवॉल्वर वापस ली, फिर जगमोहन के पास पहुंचा। उसी पल जगमोहन ने रिवॉल्वर निकाली और नाल कामेश्वर के पेट से सटा दी। कामेश्वर की आंखें सिकुड़ी। सर, यह देखकर हवलदार सक पकाया। तुम पुलिस से मुकाबला कर रहे हो? तुम इतने भी शक्तिशाली नहीं हो कि? मैं मुकाबला नहीं कर रहा हूं, तुमसे बात करना चाहता हूं। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। हेडक्वार्टर चलकर बात। मेरी बात सुनो बेवकूफ, मैं यहां अपनी गिरफ्तारी देने के लिए नहीं आया हूं, जगमोहन ने दांत किटकिटाकर कहा। मैं तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाऊंगा, तुम शातिर मुजरिम। मैं गोली चला दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो। गुर्रा उठा जगमोहन। कामेश्वर ने जगमोहन की गुस्से से भरी आंखों में देखा, फिर वह क्या उठा। बोलो, आज अखबार में मेरी और देवराज चौहान की तस्वीरें छपी है। हाँ, वो ना तो मैं हूं और ना ही वो देवराज चौहान है। ओ, एसीपी कामेश्वर कुटिलता भरे स्वर में क्या उठा। तुम ये कहना चाहते हो कि कल तुम लोगों ने बैंक नहीं लूटा, आज तुम लोगों ने हीराबाई नंद किशोर की ज्वेलरी शॉप नहीं लूटी, लूटने वाले दूसरे लोग थे। हाँ, बकवास मत करो। जो तस्वीर अखबार में छपी है उन्हें बैंक में सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया था, और लेकिन वो हम नहीं है। मैं नहीं हूं। देवराज चौहान तो इस वक्त मुंबई में ही नहीं है। मुझे हैरानी है कि तुम कितनी हिम्मत के साथ मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। सब कुछ सामने है और तुम कहते हो कि वो तुम नहीं हो, वो देवराज चौहान नहीं। मैं सच कह रहा हूं कि मेरे और देवराज चौहान के चेहरों में वो कोई और ही लोग हैं। वो लोग हमारा चेहरा अपना कर हमारे नाम पर जुर्म कर रहे हैं। तुम इस केस की छानबीन कर रहे हो तो मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि उन्हें देवराज चौहान और जगमोहन समझकर छानबीन मत करो। ये कोई साजिश है मेरे और देवराज चौहान के खिलाफ। हम तो बकवास बंद करो, कामेश्वर गुर्राया। तुम मेरी बात को सुनो और समझो। जगमोहन भी गुर्रा उठा। उन लोगों ने जो अब तक किया उसकी मुझे परवाह नहीं है। परवाह है तो केवल इस बात की कि नकली देवराज चौहान और जगमोहन कोई संगीन वारदात न कर दें। मात्र 2-3 ऐसी लूट के लिए तो उन्होंने हमारे चेहरे अपनाए नहीं होंगे। वो जरूर कुछ बड़ा करना चाहते होंगे और हमें गले तक फंसा देंगे। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं, तुम भी उन्हें ढूंढो और असलियत का पता लगाओ कि। तभी कामेश्वर ने उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर हाथ मारा। रिवॉल्वर जगमोहन के हाथ से निकल गई। कामेश्वर जगमोहन को पकड़ने के लिए उस पर झपटा, परंतु जगमोहन ने अपनी पूरी शक्ति से कामेश्वर को हवलदार की तरफ धकेला और लोगों की भीड़ में प्रवेश करता हुआ दौड़ता हुआ अंधेरे में गुम होता चला गया। फिर वो कामेश्वर को ढूंढने से भी नहीं मिल पाया।
देवराज चौहान, जॉन अंताव परेरा, राजू वाडेकर, कन्हैया लखानी इस वक्त एक पुराने से मकान में मौजूद थे। यह मकान घनी आबादी में था और यह वाडेकर का एक ठिकाना था जिसके बारे में सिर्फ वो ही जानता था। यहाँ वे सब सुरक्षित थे। सामने टीवी का न्यूज चैनल चल रहा था जहां जगमोहन सहित इन पांचों की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। वो तस्वीरें जो हीरा भाई नंदकिशोर के शोरूम में सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड की थी। देवराज चौहान चेहरे पर शांत मुस्कान समेटे हुए उन चारों को देख रहा था। सबके चेहरे पर जीत के भाव थे। तभी जॉन अंताओ परेरा उठा और दूसरे कमरे में जा पहुंचा। सामने ही डबल बेड पर नोटों की गड्डियों का ढेर लगा हुआ था। हर तरफ ही 1000 के नोटों की, 500 के नोटों की गड्डियां चमक रही थी। कमरे के एक कोने में सोने और हीरे जवाहरातों का ढेर लगा हुआ था जो कि करीब 20 करोड़ के हीरे सोने के जेवरात थे। परेरा वहां से निकलकर वापस कमरे में आया और देवराज चौहान से बोला, हमने बैंक और ज्वेलर शॉप से कितने का माल लूटा? टोटल 28 करोड़, देवराज चौहान ने बताया। ओ, परेरा ने गहरी सांस ली। इतना माल मैं कभी लूटूंगा कभी सोचा भी नहीं था, जबकि यह रकम मेरे लिए मामूली सी है, देवराज चौहान ने कहा। तुम कमाल के बंदे हो देवराज चौहान, लखानी क्या उठा। आखिर इसे डकैती मास्टर देवराज चौहान यूं ही तो नहीं कहा जाता, वाडेकर ने हंसकर कहा। देवराज चौहान मुस्कुराता हुआ उन्हें देखता रहा। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, वाडेकर सिर हिलाकर क्या उठा। सोचा भी नहीं था कि फिर दोबारा कभी दौलत देख भी पाऊंगा, पर एक गड़बड़ हो गई, परेरा बोला। सबकी नजरें उसकी तरफ उठी। हमारे चेहरे आम हो गए। अब पुलिस वाले हम लोगों के बारे में जान चुके होंगे। हमें अपने चेहरे ढककर काम करना चाहिए था। मैंने तो पहले ही यह बात कही थी, परंतु देवराज चौहान ने मना कर दिया था, लखानी ने कहा। तुमने मना क्यों किया? वाडेकर ने देवराज चौहान से पूछा। मैं कभी भी अपना चेहरा छुपाकर कोई काम नहीं करता और अपने साथियों को भी नहीं करने देता। क्यों? खुद को कमजोर लोग छिपाते हैं और मैं कमजोर नहीं हूं, देवराज चौहान ने कहा। परंतु पुलिस वालों को हमारी पहचान हो गई है, हम बचेंगे कैसे? दौलत पास में हो तो कहीं पर भी अपनी एक नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू की जा सकती है। पुलिस भी हम लोगों की तरह ही इंसान है। पुलिस के पास कोई जादू का डंडा तो है नहीं कि हमारे बारे में वो फौरन ही जान लेंगे कि हम लोग कहाँ पर छिपे हुए हैं। मुझे देखो, मैं खुले तौर पर लोगों के बीच में रहता हूँ। रेस्टोरेंट में जाकर खाना भी खाता हूँ, टैक्सी में, कार में घूमता हूँ, परंतु कभी भी मुझे कोई भी पहचान नहीं सका। इस तरह मैं कभी भी पकड़ा नहीं गया। ये अपने मन का वहम होता है कि हमारे चेहरे पुलिस और जनता ने पहचान लिए हैं। टीवी पर दिखाए जा रहे हमारे चेहरों को कोई कब तक याद रखेगा? एक दिन या फिर 2 दिन, तीसरे दिन किसी को भी हमारे चेहरे याद तक नहीं रहेंगे। बात तो तुम्हारी सही है, परेरा ने कहा। कभी भी डरो मत, ये मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। किसी के पास इतनी फुर्सत ही कहाँ है कि वो अपने ख्यालों से बाहर निकलकर दूसरों के बारे में सोच सके, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। आप लोग सड़क पर चलते हैं तो आपके मन में होता है कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं, जबकि हकीकत यह होती है कि कोई भी आपको नहीं देख रहा होता। सब अपने मन का वहम होता है। ठीक कह रहे हो तुम, बातें बहुत अच्छी बता रहे हो। फिर भी खुद को सुरक्षित रखने के लिए 500 मील दूर के किसी भी शहर में नए नाम के साथ जाकर बस जाओ, मजे से जिंदगी बिताओ। लोग तो क्या, कुछ देर बाद तुम खुद भी अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाओगे। हाँ, लखानी ने गंभीरता से सिर हिला दिया। ऐसा ही होता है। जगमोहन कहाँ है? एकाएक वाडेकर ने पूछा। वो किसी काम में व्यस्त है। व्यस्त? तो हमने कहाँ हाथ मारना है? देवराज चौहान ने सबको देखा, फिर शांत स्वर में बोला। मेरे ख्याल में हमें वक्त बर्बाद न करके आगे की बात करनी चाहिए। तीनों की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह सब काम करके तुम लोगों का मैं टेस्ट ले रहा था कि क्या तुम लोग मेरे साथ बड़ा काम कर सकने के काबिल हो या नहीं, और अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम तीनों काबिल हो। हम लोग मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं, परंतु इस वक्त हमारे पास 28 करोड़ की दौलत है। अगर तुम लोगों में से कोई बड़ा काम नहीं करना चाहता तो वो बेशक अपना हिस्सा लेकर अलग हो सकता है। देवराज चौहान की निगाह तीनों पर थी। तीनों की निगाह देवराज चौहान पर थी। 28 करोड़ में से 5वां हिस्सा हर एक का बनता है। 3 तुम, चौथा मैं और 5वां जगमोहन। चंद पल शांति रही। सोच लो, कोई जल्दी नहीं है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। इस वक्त तुम लोगों के पास अलग हो जाने का रास्ता है, अगर कोई अलग होना चाहता है तो। परंतु बड़ा काम शुरू हो जाने पर किसी को अलग नहीं होने दिया जाएगा। क्यों? परेरा ने पूछा। क्योंकि वो काम ही ऐसा है। मतलब कि तुम तय कर चुके हो उस काम को? वाडेकर ने पूछा। हाँ, वो बड़ा काम है। हाँ, डकैती है। हाँ, कितनी बड़ी, यह अभी मैं नहीं बताऊंगा।
ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले तुम लोग यह तय कर लो कि अपना अपना हिस्सा लेकर अलग होना है या साथ मिलकर बड़ा काम करना है। चाहो तो तुम सब सोचने के लिए वक्त भी ले सकते हो, देवराज चौहान ने कहा। तीनों की नजरें मिली, फिर पुनः देवराज चौहान को देखा। एक का हिस्सा 5 करोड़ 60 लाख बनता है। जो अलग होना चाहे वो इस रकम को लेकर बेशक अलग हो सकता है। अगर हम अगला बड़ा काम करते हैं तो फिर तब भी हम इस रकम को बांट सकते हैं, वाडेकर बोला। साथ ही रहना है तो फिर रकम बांटने की क्या जरूरत है, देवराज चौहान ने कहा। उस बड़े काम को करने में खर्च भी होते हैं, खर्च भी होने हैं, वो खर्चे इसी में से होंगे और उस काम को निपटाकर सारा बंटवारा एक साथ ही होगा। वो बड़ा काम भी क्या इसी तरह ही आसानी के साथ हो जाएगा, लखानी ने पूछा। जितनी बड़ी दौलत होती है खतरा भी उतना ही बड़ा होता है, परंतु हम लोग उस काम को पूरा कर लेंगे। उस काम में हम लोगों का क्या हिस्सा रहेगा, बराबर का। वक्त कितना लगेगा उस काम में, कुछ दिन, सप्ताह, 10 दिन। मैं तुम्हारे साथ करूंगा यह बड़ा काम, लखानी बोला। मैं भी, वाडेकर बोला। देवराज चौहान की निगाह परेरा पर जा टिकी। परेरा के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव आ ठहरे थे। जो मन में है वो साफ कह दो परेरा, देवराज चौहान ने कहा। मुझे बस 5 करोड़ की रकम की ही जरूरत थी अपनी जिंदगी सही चलाने के लिए, परेरा ने कहा। तो तुम अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाना चाहते हो, देवराज चौहान मुस्कुराया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, परेरा ने एक गहरी सांस ली। सप्ताह 10 दिन का काम है, लखानी ने परेरा से कहा, और तेरे पास बहुत बड़ी रकम होगी परेरा। यही बात तो मन में लालच पैदा कर रही है, परेरा कुछ मुस्कुरा पड़ा। तो सोचना क्या है, ये काम भी निपटा देते हैं 10 दिन में। ठीक है, परेरा ने सिर हिलाया। मैं भी ये बड़े काम में शामिल हूं। एक बार फिर से सोच लो, देवराज चौहान ने तीनों को देखा। बाद में पीछे नहीं हट सकोगे। मैं यह पसंद नहीं करूंगा कि उस काम को जानने के बाद तुम में से कोई अलग हो जाए, तब मैं ये होने नहीं दूंगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा। परेरा बोला, तब अगर किसी ने अलग होना चाहा तो तुम क्या करोगे? उसे गोली मारनी पड़ेगी। मैं अलग नहीं होऊंगा, तुम्हारे साथ हूं, परेरा दृढ़ स्वर में बोला। देवराज चौहान ने वाडेकर और लखानी पर नजर मारकर कहा, लंच के बाद हम उस बड़े काम के बारे में बातें करेंगे, लेकिन ये याद रखो कि अभी हमारा मामला ताजा है। टीवी में हमारे चेहरे दिखाए जा रहे हैं। ऐसे में हम में से किसी को भी बाहर नहीं निकलना है। मैं नहीं चाहता कि बड़े काम की तैयारी के दौरान कोई गड़बड़ हो, क्योंकि मैं उस काम में सफल होना चाहता हूं। तो बाहर के काम कैसे होंगे? वाडेकर ने कहा, जैसे खाने पीने का सामान, और यह काम जगमोहन करेगा। जगमोहन को भी तो टीवी पर दिखाया गया है। ऐसे हालातों की जगमोहन को आदत है, वो संभाल लेगा, सब ठीक रहेगा। तो उसे लंच लाने को कह दो। देवराज चौहान ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाते हुए उठकर कमरे के कोने में चला गया। फोन कान से लगा लिया। वो तीनों आपस की बातचीत में व्यस्त हो गए थे। हेलो, तभी उसके कानों में आवाज पड़ी। कैसे हो? देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान उभरी, स्वर धीमा था। तुम मरवाओगे? क्यों? देवराज चौहान बनकर तुम जो भी कर रहे हो वो खतरनाक है, उधर से आवाज आई। तुम भी तो जगमोहन बने हुए हो। मैं चिंता में हूं कि तुम मुझे एक बड़ी मुसीबत में फंसा दोगे। अगर मैं देवराज चौहान और जगमोहन के हत्थे लग गया तो वो मुझे कुत्ते की मौत मार देंगे। अब तक तो उन्हें पता भी चल गया होगा कि कोई उनके चेहरों की आड़ में डकैतियां कर रहा है। मैं देवराज चौहान को मुसीबत में फंसा देना चाहता हूं। ऐसा तुम पहले भी करने की कोशिश कर चुके हो, परंतु देवराज चौहान साहब बच निकला। अब की बार ऐसा नहीं होगा। मैं परेशान हो रहा हूं। हम 28 करोड़ कमा चुके हैं देवराज चौहान के नाम पर। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और उधर देवराज चौहान और जगमोहन बल खा रहे होंगे कि आखिर हम लोग हैं कौन। हमारी तलाश में वो बाहर भी नहीं निकल सकते कि पुलिस या लोग उन्हें पहचान। वो देवराज चौहान है, तुम ये बात क्यों बोल रहे हो? वो हमारा बाप है, और इस वक्त तो मैं ही उसका बाप बना हुआ हूं। 28 करोड़ कमा लिए बहुत है, इतना लेकर ही खिसक। मैं जो अगला काम करने जा रहा हूं वो हो जाने के बाद देवराज चौहान कितनी बुरी तरह से फंसेगा ये तो तू जानता ही है। और मेरा असली मकसद तो देवराज चौहान का जीना हराम कर देना है, जो कि मैं आसानी से कर दूंगा। उधर से गहरी सांस ली गई। हम सबके लिए लंच लेकर आ, उसके बाद अगले मुद्दे पर बात करेंगे, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान मोबाइल को जेब में डालकर पास आया तो वाडेकर ने पूछा, जगमोहन को खाना लाने को बोल दिया? हाँ, जल्दी ही वो खाने के साथ यहाँ पहुंचेगा, देवराज चौहान ने कहा। उसी पल परेरा का मोबाइल बजा। परेरा ने मोबाइल निकालकर स्क्रीन पर आया नंबर देखा तो कॉलिंग स्विच दबाकर फोन कान से लगाया। बोल पिंटो। यार तूने तो बहुत बड़ा हाथ मार दिया। टीवी बता रहा है कि पूरे 25 करोड़ का। परेरा ने सक पकाकर कान से फोन हटाया और देवराज चौहान, लखानी और वाडेकर को देखा। क्या बात है? देवराज चौहान ने पूछा। मेरे किसी खास दोस्त का फोन है, उसने टीवी पर मेरा चेहरा देखा है, इसी सिलसिले में बात कर रहा है, परेरा बोला। बंद कर दो फोन, वाडेकर बोला। क्या जरूरत है?
जरूरत है, परेरा उठते हुए बोला। मेरा खास यार है वो, मैं दूसरे कमरे में जाकर उससे बात करूंगा। उसे ये मत बताना कि हम कहाँ पर है और अब कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, देवराज चौहान ने कहा। मैं बच्चा नहीं हूँ, परेरा ने कहा, और वो दूसरे कमरे में चला गया जहाँ नोटों का ढेर बेड पर लगा हुआ था और कोने में भी हीरे और जेवरातों का ढेर लगा हुआ था। वो बेड के कोने पर बैठता हुआ क्या उठा। बोल, तू अब कोई और बड़ा काम करने जा रहा है? पिंटो की आवाज कानों में पड़ी। क्या मतलब? परेरा सक पका है। मैंने अभी अभी तेरी बातें सुनी, फोन खुला पड़ा था और किसी ने तेरे को कहा कि मुझे ना बताएं कि अब कोई बड़ा काम। तूने ठीक से सुना नहीं, वो कह रहा था कि ये सब करके हमने बड़ा काम कर लिया है, परेरा ने कहा। तू मुझे बेवकूफ समझता है? तूने फोन क्यों किया? परेरा ने मुंह बनाकर कहा। मुझे भी बड़े काम में साथ ले ले, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगा। अब कोई काम नहीं है। झूठ मत बोल, मैं सच कह रहा हूँ। जो माल इकट्ठा किया है उसमें से हिस्सा लेकर आ जाऊंगा। सच कह रहा है? कसम से। कहां पर है इस वक्त तू? ये नहीं बता सकता। तूने तो करोड़ों कमा लिए हैं परेरा। इधर मेरा हाथ बहुत तंग चल रहा है। 7 करोड़ की फिरौती के लिए लड़की को उठाया था तो पुलिस वालों ने बीच में आकर सारा मामला गड़बड़ कर दिया। वो बात पुरानी हो गई है। तेरे लिए हो गई होगी पुरानी, मेरे लिए तो नई ही है। तूने तो करोड़ों। तू चाहता क्या है? 1 आध करोड़ मेरे को भी। 1 आध करोड़? दिमाग खराब हो गया है तेरा? इतना पैसा भी कोई किसी को देता है भला? मैं तेरा भाई हूँ, चचेरा भाई, तेरा राजदार भी हूँ। हो सकता है कि पुलिस मुझे तलाश करके तेरे बारे में मुझसे पूछताछ करे। तेरे को चाहिए कि तू मेरा भी तो कुछ ख्याल रख। 1 करोड़ में तेरा क्या बिगड़ जाएगा? 5-6 लाख तेरे को दे दूंगा। 5-6 बस? यही ज्यादा है। ठीक है, 10 लाख तो दे ही देना। पर तू तो फंस गया है, पुलिस जान चुकी होगी तेरे बारे में। मुंबई छोड़नी है मुझे। कहाँ जाएगा? अभी सोचा नहीं। फोन बंद कर, बहुत काम करने हैं मैंने, परेरा उखड़े स्वर में बोला। माल को बांटने का हिसाब किताब करना होगा, यही समझ ले। तू मुझसे बातें छिपा रहा है। टीवी पर डकैती मास्टर देवराज चौहान की तस्वीर भी दिखाई जा रही है, जो उस कॉटेज पर हमें मिला था जब चंपा नेरकर नाम के पुलिस वाले ने हमें घेर लिया था और देवराज चौहान ने हमें आकर बचाया था। तुमने उसी डकैती मास्टर के साथ मिलकर ये सारे काम को अंजाम दिए हैं और मेरे को साथ नहीं लिया। पिंटो की आवाज में सख्त नाराजगी थी। जब तेरे को पता है तो पूछता क्यों है? परेरा ने तीखे स्वर में जवाब दिया। दोबारा फोन मत करना, 2-4 दिन में तुझे फोन करके 10 लाख दे दूंगा। पिंटो बेवकूफ तो था नहीं, वो भी खेला खाया इंसान था। वो जानता था कि उसने स्पष्ट फोन पर सुना है कि वो लोग अब कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं। पिंटो हीरा भाई नंद किशोर के शोरूम से ही परेरा और सबके पीछे था। वो इनका ठिकाना भी जानता था और ठिकाने के बाहर मुनासिब जगह छिप कर इन पर नजर भी रखे था। मन में इस बात का मलाल जरूर था कि देवराज चौहान जैसे डकैती मास्टर ने उसे काम में साथ नहीं लिया, परेरा को ले लिया। पिंटो की सोचों में 25 करोड़ घूम रहा था। परेरा के प्रति जलन गहरी हो गई थी उसकी कि उसे सिर्फ 10 लाख देने को ही कह रहा है। पिंटो ने मन ही मन तय किया कि वह उससे 1 करोड़ तो लेकर ही रहेगा। परेरा को सामने तो आने दे। जरूरत ना होने पर भी पिंटो इन सब लोगों पर नजरें रखे हुए था और सोच रहा था कि अब ये कौन सा बड़ा काम करने वाले हैं। एसीपी कामेश्वर पुलिस हेडक्वार्टर स्थित अपने ऑफिस में आंख बंद किए बैठा था। माथे पर लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। चेहरे के भाव ही बता रहे थे कि उसके विचार बन बिगड़ रहे हैं। काफी देर से वो इसी स्थिति में बैठा था। फिर उसने आंखें खोली और होठ सिकोड़े कमरे में निगाहें दौड़ाने लगा। कमरे के बाहर से निकलने वालों के कदमों की आवाजें कानों में पड़ रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर विनय दामोलकर ने अंदर प्रवेश किया। सर, अभी तक काम की कोई खबर नहीं मिली। देवराज चौहान और उसके साथियों का कुछ पता नहीं चला? कामेश्वर ने पूछा। नो सर, हमारे मुखबिर ढीले हैं। नहीं सर, मुखबिरों पर इंस्पेक्टर चांदेकर नजरें टिकाए हुए है। वो उन्हें ढीला नहीं पड़ने देगा। तुम्हें क्या लगता है कि देवराज चौहान और उसके साथी आज भी कुछ करने जा रहे हैं? क्या कहा जा सकता है सर, बीते 2 दिनों से तो वो डकैती कर ही रहे हैं। दामोलकर ने कहा। परेरा के चाचे के लड़के के बारे में पता चला है। पिंटो नाम है उसका। परेरा से उसकी बनती है। तो पिंटो को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? शायद उससे परेरा के बारे में कुछ जानकारी मिले। 3 पुलिस वाले पिंटो को लेने गए थे परंतु वो मिला नहीं। वो भी परेरा के साथ तो नहीं? कमिश्नर की आंखें सिकुड़ी। नहीं, वो नहीं है। कैसे कह सकते हो? बैंक वालों के बयान और हीरा भाई नंद किशोर ज्वेलर्स के बयान है कि वो कुल जमा 5 लोग थे। सीसीटीवी कैमरों ने भी 5 चेहरों को ही कैद किया है। उनमें पिंटो नहीं है और 5 की हम पहचान कर चुके हैं। देवराज चौहान, जगमोहन, जानंताओ परेरा,
राजू वाडेकर और कन्हैया लखानी है वह पांचों, और इन्हें पुलिस हर जगह पे तलाश कर रही है। वे ज्यादा देर नहीं बचेंगे। कल शाम जगमोहन ने मेरे पास आकर जो किया था वो मेरी समझ से तो बाहर है, कमिश्नर कामेश्वर बोला। आपकी वो बात भी मैं समझ नहीं पाया। जगमोहन ने देवराज चौहान और बाकी तीनों के साथ मिलकर बैंक और ज्वेलर शॉप में डकैती की। वो जानता है कि सीसीटीवी कैमरे उनके चेहरे कैद कर चुके हैं, फिर भी वो मेरे पास आकर कहता है कि ये काम उसने नहीं किया। उसका कहना था कि देवराज चौहान ने भी नहीं किया। देवराज चौहान और उसके चेहरे के पीछे वो कोई और लोग हैं। दामोलकर सोचों में डूब गया। कुछ तो बात है, कामेश्वर ने कहा। कोई बात नहीं है सर, दामोलकर बोला। वो आपकी जांच को प्रभावित करना चाहते हैं बस, ये सब कहकर। दामोलकर, कामेश्वर ने उसे देखा। जगमोहन और देवराज चौहान तो पुराने पापी हैं। उन्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि पुलिस उनके बारे में क्या सोच रही है। ऐसे में वो मेरे पास ये बात कहने क्यों आया? जरूर इससे उसका कोई मतलब होता होगा, दामोलकर बोला। इनकार में सिर हिलाते हुए कामेश्वर ने सोच भरे स्वर में कहा, छोड़ो इन बातों को। तुम इन लोगों के बारे में कोई नई खबर हासिल करके मुझे दो। मैं इन्हें जल्द से जल्द पकड़ लेना चाहता हूँ। अब देवराज चौहान आजाद नहीं रहना चाहिए। या तो वो गिरफ्तार होना चाहिए या फिर पुलिस की गोली से मरना चाहिए। दामोलकर सिर हिलाकर जाने ही लगा, तभी कामेश्वर ने टोका, इस बारे में सोचते रहना कि जगमोहन मेरे पास आखिर क्या साबित करना चाहता था। वो आपको परेशान कर देना चाहता था और आप हो भी रहे हैं सर, दामोलकर ने गंभीर स्वर में कहा। बैंक और ज्वेलर शॉप पर लगे सीसीटीवी कैमरे जगमोहन की हकीकत बयां कर रहे हैं कि ये काम उसने और देवराज चौहान ने ही किए। ऐसे में आपके पास आकर यह कहना कि ये काम उसने या देवराज चौहान ने नहीं किए, उनके चेहरे बनाकर किसी और ने इन कामों को अंजाम दिया है, तो क्या यह बात आपके गले से नीचे उतरती है सर? बिल्कुल भी नहीं उतरती, कामेश्वर ने इनकार में सिर हिलाया। बोला, जगमोहन सच में मेरा दिमाग खराब करना चाहता था। ऐसी बातें करके इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। इंस्पेक्टर विनय दामोलकर बाहर निकल गया। देवराज चौहान, परेरा, लखानी और वाडेकर उसी कमरे में बैठे हुए थे। उनके सामने कॉफी के कई प्याले रखे हुए थे और कभी कभार वो कॉफी के घूंट भी भर लेते थे। जगमोहन 1.5 घंटा पहले आया था और लंच देकर चला गया था। उसने रुकने की चेष्टा नहीं की थी और देवराज चौहान ने उससे रुकने के लिए कहा भी नहीं था। जगमोहन ने सबको यही बताया कि जरूरी काम है, उसे वापस जाना होगा। लंच के बाद अब कॉफी की बारी थी। कॉफी देवराज चौहान ने ही बनाई थी। तुमने कहा था कि लंच के बाद बड़े काम के बारे में बताओगे, लखानी बोला। हाँ, देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। सबकी निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी थी। जल्दी से बता दो, परेरा कुछ व्याकुल दिखा। देवराज चौहान ने सबको देखा, बोला, अब हम जो काम करने वाले हैं वो काम हमें दौलत के ढेर पर बिठा देगा। कितनी दौलत? परेरा ने पूछा। बहुत ज्यादा, हर एक के हिस्से में 100 से 200 करोड़ आएगा। 200 करोड़? परेरा की आवाज कांप उठी। इतनी दौलत मिलेगी? वाडेकर के होठों से निकला। यकीन नहीं होता, लखानी सूख रहे होठों पर जीभ फेर कर बोला। डकैती मास्टर देवराज चौहान के साथ काम कर रहे हो, यकीन तो तुम लोगों को करना ही होगा। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा, 100 से 200 करोड़ तक की दौलत हर एक के हिस्से में आएगी इस काम को कर लेने के बाद। तुम्हारा मतलब कि यह 1000 करोड़ का काम है? हाँ। इतनी दौलत कहाँ पर रखी होगी? तुम कहाँ पर हाथ मारने की सोच रहे हो? वाडेकर ने कहा। तुम कहीं हमें मुसीबत में तो नहीं फंसा रहे? लखानी बोल पड़ा। मैं भी तो इस काम में तुम्हारे साथ रहूंगा, देवराज चौहान ने हंसकर कहा। कम से कम मैं ऐसे काम को करना तय नहीं कर सकता कि जिसमें मैं मुसीबत में फंस जाऊं। फिर भी मुसीबत तो है ही। जहां 1000 करोड़ की दौलत होगी वहां 500 करोड़ जितनी मुसीबत तो होगी ही। ये तो कहीं भी नहीं होता कि हम जाएं और दौलत उठाकर ले आए। सबकी नजरें देवराज चौहान पर थी। अभी भी वक्त है, कोई अलग होना चाहता है तो बाखुशी हो सकता है। मेरे पास एक आदमी तैयार है जो इस काम में शामिल हो सकता है, परंतु सब कुछ बता देने के पश्चात मैं किसी को अलग नहीं होने दूंगा। 2 पलों के लिए वहां खामोशी छा गई। तीनों ने एक दूसरे को देखा, परंतु वे खामोश ही रहे। अलग होने के लिए किसी ने नहीं कहा। तो तुम तीनों इस काम के लिए तैयार हो? देवराज चौहान बोला। सब ठीक है, तुम बात करो, वाडेकर बोला। देवराज चौहान ने कॉफी का घूंट भरा और क्या उठा। हिंदुस्तान के एक वैज्ञानिक नारायण दास जटानी ने एक ऐसी खोजी डिवाइस
तैयार की है जिससे कि कहीं भी पड़ी न्यूक्लियर आइटम का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि न्यूक्लियर बम। हर देश गुप्त जगहों पर अपने न्यूक्लियर बम रखता है और दूसरे देश को पता नहीं लगने देता कि उसने न्यूक्लियर बम कहां कहां ट्रांसप्लांट कर रखे हैं। हर देश दूसरे देश की टोह में लगा रहता है कि न्यूक्लियर बम कहां रखे गए हैं। इसके लिए जासूसों का इस्तेमाल किया जाता है। सालों तक काम करके वे जासूस ये सब बातें पता लगाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि ये सब चलता रहता है न्यूक्लियर हथियारों का पता लगाने के लिए। परंतु वैज्ञानिक चटानी ने जो न्यूक्लियर खोजी डिवाइस तैयार की है उसमें किसी भी देश के हथियारों की स्थिति का बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। पता ही नहीं लगाया जा सकता, उस डिवाइस के दम पर उन न्यूक्लियर हथियारों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर उसी देश के न्यूक्लियर बम को फोड़ा भी जा सकता है। और सुनने जानने वालों को यही लगेगा कि असावधानी या लापरवाही से न्यूक्लियर बम इस्तेमाल हो गया, फट गया। इस बात को सीधी तरह कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि उस न्यूक्लियर खोजी डिवाइस के हाथ में होने पर किसी देश को दूसरे देश पर हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी जरूरत पड़ने पर उसी डिवाइस के सहारे दुश्मन देश के न्यूक्लियर बम को उसी के देश में खामोशी के साथ फोड़ा जा सकेगा और उस देश का बहुत बड़ा हिस्सा पलक झपकते ही तबाह हो जाएगा। कमाल है, लखानी के होठों से निकला न्यूक्लियर खोजी डिवाइस तो सच में शानदार है, परंतु उस डिवाइस का हम लोगों से क्या मतलब? परेरा बोला। बता रहा हूं, अभी तो बात शुरू ही की है मैंने और न्यूक्लियर खोजी डिवाइस के बारे में बताया भर है कि वो कितनी महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में उससे कितनी तबाही फैलाई जा सकती है। अगर वो शैतानी हाथों में पड़ जाए तो दुनिया भर के न्यूक्लियर बमों में ब्लास्ट करके पूरे पृथ्वी ग्रह को ही तबाह किया जा सकता है। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम तीनों को पता चल गया होगा कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस वास्तव में कितनी खतरनाक है, परंतु सबसे पहले मैं उस डिवाइस के जन्मदाता वैज्ञानिक नारायण दास चटानी के बारे में बताना चाहूंगा। न्यूक्लियर वैज्ञानिक चटानी असल में परीक्षण तो किसी और चीज का कर रहा था, परंतु इत्तेफाक से उससे न्यूक्लियर खोजी डिवाइस तैयार हो गई, जिसका पता उसे लंबे अरसे के बाद जाकर चला। चटानी समझ गया कि उसने अनजाने में ही एक बहुत खतरनाक चीज तैयार कर दी है। दुनिया में ऐसी चीज को आज तक कोई तैयार नहीं कर सका है, परंतु वो खामोशी से उस न्यूक्लियर खोजी डिवाइस पर परीक्षण करता रहा। डिवाइस में कुछ बदलाव करके उसने इसे और भी घातक बना दिया कि डिवाइस जिन न्यूक्लियर हथियारों को खोजे उन पर अपना कंट्रोल भी पाले और जब चाहे उनमें ब्लास्ट भी कर दे। जब ये डिवाइस न्यूक्लियर हथियारों के 50 किलोमीटर की रेंज के भीतर आ जाती है तो डिवाइस संकेत देने लगती है कि न्यूक्लियर हथियार किस तरफ है और नन्हे से मीटर पर लगी सुई उसी तरफ घूम जाती है जिस दिशा में न्यूक्लियर हथियार होते हैं। यानी कि उस डिवाइस के सहारे न्यूक्लियर हथियारों तक भी पहुंचा जा सकता है। बहरहाल, मैं न्यूक्लियर वैज्ञानिक नारायण दास चटानी के बारे में बता रहा था कि उसने ये सब तैयार करके सिर्फ एक ही डिवाइस तैयार की, जो कि आगे सरकार की तरफ से आदेश जैसा भी होगा वो वैसा ही करेगा। उसने संपूर्ण डिवाइस के एक सेट के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की, जो कि बेहद गोपनीय मुलाकात थी। इस न्यूक्लियर खोजी डिवाइस के बारे में चट्टानी के 2 असिस्टेंट्स ही जानते थे। चट्टानी ने राष्ट्रपति को जो डिवाइस बताया और बाकी की बातें बताई तो राष्ट्रपति फौरन इस बात को समझ गए कि वो डिवाइस तबाही का बायस बन सकती है, पूरी दुनिया तबाह करने के काबिल हो सकती है अगर गलती से भी ये किन्हीं गलत हाथों में पड़ गई तो। राष्ट्रपति ने फौरन अर्जेंट मीटिंग बुलाई। सरकारी मशीनरों के ऊपरी हिस्से में हड़कंप मच गया। उस डिवाइस के बारे में सुनकर आनन फानन में फैसला किया गया कि इस डिवाइस के बारे में सारी जानकारी गुप्त रखी जाएगी और चट्टानी को सख्त आदेश दिए गए कि ऐसी डिवाइस का वो निर्माण नहीं करेगा। चट्टानी ने जो डिवाइस तैयार की थी उसे बेहद सुरक्षा में रख लिया गया और इस सारी बात को दबा दिया गया। वाडेकर, लखानी और परेरा एकटक देवराज चौहान को देख सुन रहे थे। सामने रखे कॉफी के प्याले ठंडे हो गए थे। बस इतनी ही बात है या आगे भी है? वाडेकर ने पूछा। है अभी तो बताओ, परेरा बोला। देवराज चौहान ने पुनः कहना शुरू किया, परंतु ऐसी बड़ी बातें छुपती नहीं है। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस के बारे में अमेरिका सरकार को खबर मिली तो अमेरिका को फौरन महसूस हुआ कि ऐसी चीज को तो अमेरिका के पास होना चाहिए। उन्होंने गुप्त रूप से सारे मामले की छानबीन की और फैसला किया कि वैज्ञानिक नारायण दास चटानी का अपहरण करके उससे तस्करी के जरिए अमेरिका लाया जाए।
अमेरिका उस डिवाइस को चोरी भी तो कर सकता था जो कि भारत सरकार ने सुरक्षित रखी हुई है, परेरा बोला। ऐसा अमेरिकनों ने जरूर सोचा होगा, परंतु उस डिवाइस को पाना बेहद कठिन और चट्टानी का अपहरण करके ले जाना वो तो असंभव ही होगा। देवराज चौहान ने कहा, चट्टानी अगर अमेरिका के लिए काम करना शुरू भी कर दे तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। कोई कुछ ना बोला। देवराज चौहान ने पुनः कहा, अमेरिका के कुछ सरकारी एजेंट हिंदुस्तान पहुंचे और चट्टानी का अपहरण करके तस्करी के जरिए उसे अमेरिका ले गए। इतनी आसानी से उन्होंने चट्टानी पर हाथ डाल दिया। आसानी से ऐसे काम कभी भी नहीं होते। जबकि उस डिवाइस के मामले में चट्टानी को बेहद जेड लेवल की सुरक्षा दी जा रही थी। उससे मिलने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। जाहिर है अमेरिका के जासूसों को चट्टानी के अपहरण में भारी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी होगी। यह काम उन्होंने कैसे किया ये मैं नहीं जानता, परंतु वो चट्टानी को अमेरिका ले जाने में कामयाब हो गए। चट्टानी के गायब होने पर हिंदुस्तान सरकारी तंत्र परेशान हो गया। बड़े पैमाने पर चट्टानी की खोज शुरू हो गई और 2 महीने बाद हिंदुस्तान सरकार के जासूसों को यह पता चला कि चट्टानी अभी अमेरिका सरकार के कब्जे में है, परंतु उस बारे में हिंदुस्तानी सरकार खुले तौर पर कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मामला अमेरिका का था और इस बात का उनके पास कोई सबूत भी नहीं था कि चट्टानी पर अमेरिका सरकार ने ही हाथ डाला है। एक ही दिन में 3-4 मीटिंगों के पश्चात आनंद फानंद फैसला किया गया कि जैसे भी हो चट्टानी को हर हाल में अमेरिकी शिकंजे से छुड़ाकर हिंदुस्तान लाना है और अगर उसे न लाया जा सके तो चट्टानी को वही खत्म कर दिया जाए ताकि वो डिवाइस के बारे में कोई भी जानकारी अमेरिका को ना दे पाए। सरकार के इस फैसले के बाद 8 ऐसे जासूसों को चुना गया जो कि बेहद खतरनाक थे और देश के लिए हत्याएं करने का काम करते थे। इन्हें अमेरिका रवाना कर दिया गया। 3 महीने बाद 8 में से 6 जासूस सही सलामत वापस लौट आए थे। 2 अमेरिका में जान गंवा बैठे थे। जो आए उन्होंने बताया कि चट्टानी को अमेरिकी कैद से छुड़ाकर लाना संभव नहीं है, इसलिए उसे मार दिया गया। इसी कोशिश में 2 जासूस मारे गए थे। तो चट्टानी को खामखा अपनी जान गंवानी पड़ी वाड़े करने का। खामखा नहीं, न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की वजह से उसे मरना पड़ा। अगर वैसी डिवाइस वो तैयार करके अमेरिका को दे देता तो तब स्थिति बहुत ही खतरनाक बन जानी थी। अमेरिका तो वैसे भी चौधरी बना रहता है। वो डिवाइस हाथ आने पर अपने दुश्मन देशों के न्यूक्लियर जखीरे पर उस डिवाइस के जरिए जरूर तबाही मचाता। अमेरिका तो शांति के राग गाता है, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। अपने लिए वो हर तरह की छूट मांगता है, जैसे कि सब कुछ करना उसे माफ हो और वो चाहता है कि उससे कोई सवाल भी ना करे। वैसे भी उस डिवाइस का इस्तेमाल कोई भी ऐसे कर सकता है कि न्यूक्लियर बम फटने पर सबको ऐसा लगेगा कि न्यूक्लियर बम रखने में उस देश ने लापरवाही बरती, इसी वजह से उसके देश में रखा न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हो गया। यही तो उस डिवाइस की खासियत है। तीनों देवराज चौहान को देखते रहे। देवराज चौहान ने चंद क्षण ठिठक कर पुनः कहा, न्यूक्लियर खोजी डिवाइस का निर्माण करने वाला वैज्ञानिक नारायण दास चट्टानी इस तरह अपनी जान गंवा बैठा। उसके अलावा उसके सहायक भी नहीं जानते कि किन चीजों के इस्तेमाल से चट्टानी ने उस डिवाइस का निर्माण किया था। यानी कि दुनिया में न्यूक्लियर खोजी डिवाइस सिर्फ एक ही है और वो हिंदुस्तान की सरकार के पास है, सख्त सुरक्षा घेरे में है। परंतु हिंदुस्तान की सरकार इस बात को लेकर चिंता में है कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को कोई चोरी करने की चेष्टा कर सकता है और अगर उस पर किसी को सफलता मिल गई तो यह और भी घातक बात होगी। जिसके पास न्यूक्लियर खोजी डिवाइस होगी उसका अधिकार दुनिया भर के न्यूक्लियर बमों पर होगा और वो जब चाहे जिस ढंग से चाहे न्यूक्लियर विस्फोट करके तबाही मचाने के काबिल बन जाएगा। इसलिए देश के उच्च अधिकारियों की मीटिंग हुई और आखिरकार तय किया गया कि इस डिवाइस को तबाह बर्बाद करके दुनिया पर आने वाले खतरे को पहले ही मिटा दिया जाए। अब चंद सरकारी कागजी कार्रवाई के पश्चात उस न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को इस तरह खराब कर दिया जाएगा कि कोई समझ ही ना सके कि उसे कैसे तैयार किया गया है, या उसे आंख के हवाले कर दिया जाएगा, यानी कि भट्टी में डाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी किया जा सकता है, मकसद सिर्फ उसे तबाह करना है और यह काम अगले 2 महीनों में कर दिया जाएगा। उस डिवाइस को तबाह कर दिया जाएगा। देवराज चौहान ने ठिठक कर सब पर नजर मारी। सब बेचैन और व्याकुल दिख रहे थे। इन सब बातों से हमारा क्या मतलब, जो हमने करना है और हमें 1000 करोड़ मिलेगा। परेरा ने पूछ ही लिया, हम उस न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को पाने के लिए डकैती करने वाले हैं वहां। हम उस न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को पाने के लिए वहां डकैती करने वाले हैं। देवराज चौहान ने कहा, क्या ये क्या कह रहे हो? ये काम तो कठिन से भी कठिन होगा, हम कैसे कर पाएंगे? तीनों हक्के बक्के रह गए थे ये बात सुनकर।
तुम लोग खुद ये काम कर रहे हो या डकैती मास्टर देवराज चौहान के साथ कर रहे हो? देवराज चौहान ने तीनों के चेहरों पर नजर मारी। तीनों ने एक दूसरे को देखा, परंतु क्या कहते तो खामोशी रहे। किसी भी बात की फिक्र ना करो, हम ये काम आसानी से कर लेंगे, देवराज चौहान कहते हुए मुस्कुरा पड़ा। तुम्हारा मतलब कि उस डिवाइस की हम डकैती करेंगे और कोई हमें उसके बदले 1000 करोड़ देगा वादे करने का? हाँ, कौन देगा? अमेरिका। जरूरी तो नहीं कि अमेरिका हमसे डिवाइस खरीदे, लखानी बोला। उसे बेचने के चक्कर में हम अपनी जान भी गंवा सकते हैं। अमेरिका वो डिवाइस पाने के लिए मरा जा रहा है। हो तो तुम्हारी बात हो गई अमेरिका से? हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। 800 करोड़ में सौदा तय हुआ है, परंतु मेरे ख्याल से यह रकम कम है। उस डिवाइस की कीमत 1500 करोड़ होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में वो सिर्फ एकमात्र ही है। अमेरिका से तुम्हारी बात कैसे हुई? बहुत आसानी से। इस मामले पर शुरू से ही मेरी नजर थी, क्योंकि मैं ऐसी डिवाइस की अहमियत को समझ रहा था। अमेरिका ने जो किया उस पर मेरी पूरी नजर थी। जब अमेरिका ने गुपचुप चटानी को उठाकर हिंदुस्तान से अमेरिका अगवा कर लिया तो मुझे लगा कि खेल खत्म हो गया है। अमेरिका चटानी से नई डिवाइस तैयार करवा लेगा, परंतु कुछ महीनों बाद मेरे सुनने में आया कि चटानी की अमेरिका में हत्या कर दी गई है। तो मैं समझ गया कि यह काम हिंदुस्तान सरकार ने करवाया है, और मुझे इस बात की आशा नजर आने लगी कि इस मामले में पैसा बनाया जा सकता है। मैंने पता लगाया कि वो एकमात्र न्यूक्लियर खोजी डिवाइस कहाँ है। वो वहीं थी जहां पर वो पहले ही पहरे में रखी गई थी। तभी मुझे पता चला कि हिंदुस्तानी सरकार उस डिवाइस को तबाह करने का फैसला लेने की चेष्टा में लगी है। तब मैंने अमेरिका सरकार के उन लोगों से फोन पर संपर्क किया जो डिवाइस पाने के मामले में थे। वो क्या हिंदुस्तान में थे? नहीं, अमेरिका में ही थे वो, परंतु मैंने उनके फोन नंबर कहीं से हासिल कर लिए थे। तब सौदा 800 करोड़ में पटा। तुम्हें 800 करोड़ डॉलरों में सौदा करना चाहिए था, देवराज चौहान, वाडेकर बोला। अमेरिकी बहुत सियाने हैं। वो 800 करोड़ से आगे नहीं बढ़े, परंतु मैं उनसे ज्यादा सियाना हूँ। वो कैसे? मैंने सऊदी अरब की सरकार से बात की। वो अमेरिका के दुश्मन है और ऐसी डिवाइस को हाथ से नहीं जाने देंगे। यकीनन उन्होंने सोचा होगा कि इस तरह वो अमेरिका के न्यूक्लियर बम अमेरिका की धरती पर ही ब्लास्ट कर देंगे। मैंने उनके सामने 1000 करोड़ की डिमांड रखी और वो फौरन मान भी गए। 500 करोड़ तो एडवांस देने पर भी तैयार हो गए। एडवांस लिया? बेवकूफ नहीं हूं जो एडवांस ले लूंगा, देवराज चौहान मुस्कुराया। क्या मतलब? एडवांस लेने का मतलब है सौदा पक्का। जबकि मैं अभी इस सौदे के बारे में सोचना चाहता था, तभी पाकिस्तान की सरकार की तरफ से एक बंदा मुझे मिला। वो मुझे दिल्ली स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी ले गया। पाक उच्चायुक्त ने मुझे ऑफर दी कि अगर वो डिवाइस मैं उन्हें देता हूं तो वो 1200 करोड़ मुझे देंगे। ओह, लखानी के होठों से निकला। डिवाइस अभी हाथ नहीं आई और तुम उसका सौदा करते फिर रहे हो, परेरा बोला। सौदा करने वालों को पता है कि वो डकैती मास्टर देवराज चौहान से बात कर रहे हैं। डिवाइस पाने के लिए मैं सफल डकैती कर सकता हूँ। उन्हें भरोसा है कि मैं डिवाइस हासिल कर लूंगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। और मुझे इसी बात का पूरा भरोसा है कि मैं सफल रहूंगा। आज भी मैं उस डिवाइस को अपने पास देख रहा हूँ। इतनी सारी रकम देने की अपेक्षा वो देश खुद क्यों नहीं कोशिश करते उस डिवाइस को पाने की, वादे करने का? क्योंकि डिवाइस को इस तरह रखा गया है कि कोई उस तक नहीं पहुंच सकता। तो फिर हम कैसे पहुंच जाएंगे कैसे? क्योंकि मैं हूं तुम लोगों के साथ और तुम लोग मेरे साथ हो। मुझे तुम जैसे हिम्मती लोगों की ही जरूरत थी, जिनके सहारे में इस काम को अंजाम दे सकूं। अगले 10 दिन में वो डिवाइस हमारे हाथ में होगी, देवराज चौहान ने कहा। क्या उसे पाकिस्तान सरकार को बेचोगे? वाडेकर ने पूछा। अमेरिकी सरकार को बेचूंगा, परंतु वो तो 800 करोड़ ही दे रहे हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि पाकिस्तान 1200 करोड़ दे रहा है तो उस डिवाइस को अमेरिका सरकार फौरन 1500 रुपए खरीदने पर आ जाएगी। एक ही चीज के ग्राहक बढ़ जाए तो उसकी कीमत मनमानी वसूली जा सकती है। तुमने सब कुछ बता दिया है देवराज चौहान, परंतु ये नहीं बताया कि डिवाइस कहाँ पर रखी है, किस तरह की सुरक्षा में है और हम कैसे डिवाइस को वहां से लेकर बाहर आ सकते हैं, परेरा बोला। ये सब भी बताओ ताकि हम भी इस बारे में कुछ सोचें। इस बारे में आज की रात को बताऊंगा, देवराज चौहान ने कहा। अभी बता दो। यहाँ तक की सारी बातें जगमोहन को पता है, परंतु डिवाइस को पाने के लिए डकैती कैसे करनी है ये बताते हुए मैं जगमोहन को भी पास में देखना चाहता हूँ, ताकि वो भी सब कुछ समझ ले। तो बुला लो उसे, रात को आएगा वो, बाकी बातें तभी होंगी, देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। दोस्तों, एपिसोड नंबर 3 यही समाप्त होता है। इस तरह की कहानियां, रोचक कहानियां हमारी पेड ऑडियो बुक सीरीज में भी है, जिनमें अभी आप 3 कहानियां सुन सकते हैं। नंबर 1 असंभव डकैती, जो कि देवराज चौहान सीरीज है।
नंबर 2 एक और चेहरा विमल सीरीज। नंबर 3 रहस्य के बीच विजय अल्फांसे सीरीज वेद प्रकाश शर्मा जी। तो इसी तरह की कहानियां हमारी पेड ऑडियो बुक्स पर भी है। इसी तरह की कहानियां हमारी मेंबरशिप जोन पर भी है। आप वहां भी सुन सकते हैं या पेड ऑडियो बुक्स मंगवा के सुन सकते हैं। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में बहुत ही जल्दी। थैंक यू।